हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल आईटीआई क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 इस चैनल पे अपलोड हो चुका है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टाइम से अपडेट करा दी जाती है और साथ ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ भी इस चैनल पर चलाई जाती है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करे आज की वीडियो। नंबर 1 है हमारे पास, ट्रांसफॉर्मर का मूल्य कार्य निम्नलिखित में परिवर्तन करना है। आवृत्ति में नहीं, शक्ति गुणांक में नहीं, शक्ति में नहीं। आवृत्ति और शक्ति तो ट्रांसफॉर्मर में कैसी रहती है? स्थिर रहती है। ट्रांसफॉर्मर जो है वो सिर्फ वोल्टेज को बढ़ाता व घटाता है। तो ऑप्शन डी हमारे पास सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ट्रांसफॉर्मर कोर को लेमिनेट क्यों किया जाता है? तो लेमिनेट करने का कारण हमारे पास एक ही है, वो है एडी करंट हानि को कम करना। तो ये जो हानि है, इस हानि को कम करने के लिए हम ट्रांसफॉर्मर कोर को लेमिनेट करते हैं। तो उच्च आवृत्ति को कम करना, आवृत्ति में कोई भी मतलब चेंजिंग नहीं होती है। तो ये ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों ही गलत हो गए। अब बचे हमारे पास ऑप्शन सी ऑप्शन डी। झोंकेदार एडी करंट हानि को बढ़ाना, तो बढ़ाने का काम नहीं करता। तो ऑप्शन डी भी हमारे पास गलत हो जाएगा। झोंकेदार एडी करंट को कम करने के लिए हाँ ऑप्शन सी सही है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर की जो कोर में हम लेमिनेट करते हैं वो झोंकेदार यानी एडी करंट हानि को कम करने के लिए करते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें लेमिनेशन की मोटाई होती कितनी है। तो लेमिनेशन की जो मोटाई होती है 0.35 mm से 0.5 mm होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बाइंडिंग प्रतिरोध के कारण होने वाली हानि को क्या कहा जाता है? हम जानते हैं हानि हमारे पास दो तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है हमारे पास लोह हानि और दूसरी हमारे पास होती है ताम्र हानि। लोह हानि जो हमारे पास होती है ये कोर के कारण होने वाली हानि होती है, और ताम्र हानि जो होती है ये बाइंडिंग के कारण होने वाली हानि होती है। तो एडी करंट हानि लोह हानि होती है। ऑप्शन एक गलत है हमारे पास। हिस्टेरिस हानि ये भी गलत है, क्योंकि ये भी लोह हानि में ही आती है। लोह की हानि ये तो गलत है ही। और ऑप्शन बी तांबा की हानि, ऑप्शन बी हमारे पास सही है। ताम हानि जो हमारे पास होती है ये ट्रांसफॉर्मर की कुल हानि की 30 से 40% हानि यही वाली हानि होती है हमारे पास। और ये जो हानि है हमारे पास धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ऊंचाई यानी स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में प्राथमिक से द्वितीयक कोयल तक क्या होता है? आवृत्ति कम होती है, वोल्टता कम होती है, धारा बढ़ती है या वोल्टता बढ़ती है? हम जानते हैं हमारे पास दो तरीके के ट्रांसफॉर्मर होते हैं। एक होता है स्टेप अप और दूसरा हमारे पास होता है स्टेप डाउन। एक होता है स्टेप अप, एक होता है हमारे पास स्टेप डाउन। स्टेप अप क्या करता है? स्टेप अप जो होता है वोल्टेज को बढ़ाता है और धारा को घटाता है। वोल्टेज को बढ़ाता है और धारा को घटाता है। स्टेप डाउन क्या करता है? वोल्टेज को डाउन करता है और धारा को बढ़ाता है। ठीक है, तो आवृत्ति कम होती है, तो आवृत्ति में तो कोई चेंज ही नहीं होता। तो ऑप्शन ए गलत है हमारे पास। वोल्टता कम होती है, वोल्टता बढ़ती है, तो ऑप्शन बी भी गलत है। धारा बढ़ती है, धारा बढ़ती नहीं है, धारा कम होती है, तो ऑप्शन सी भी गलत है। वोल्टता बढ़ती है, हाँ ऑप्शन डी हमारे पास सही है, क्योंकि उस स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर में वोल्टता बढ़ती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में दो ऊर्ध्वाधर मेंबर्स क्या होते हैं, क्या कहे जाते हैं? लिम्ब कहलाए जाते हैं, योक कहलाए जाते हैं, कोर कहलाते हैं, फ्लेक्स कहलाते हैं। जो मेंबर्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम लिम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिम्ब बोलते हैं। ये कोर टाइप में कितने होते हैं? तो हम बात करें तो कोर टाइप में ये 2 होते हैं। बात की जाए सेल टाइप में कितने होते हैं? सेल टाइप में ये 3 होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में कितने लिम्ब होते हैं? अभी हमने देखा था कितने होते हैं? 3 होते हैं। ऑप्शन सी हमारे पास सही है। 2 किस में होते हैं? 2 हमारे पास जो होते हैं वो होते हैं कोर टाइप में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एक परमामित्र यानी ट्रांसफॉर्मर में 2 प्रेरित कुंडलियां होती हैं, किस तरीके से जुड़ी हुई होती हैं? तो हम जानते हैं ट्रांसफॉर्मर में जो 2 कुंडलियां होती हैं प्राइमरी व सेकेंडरी, तो वो एक दूसरे से चुंबकीय रूप से तो जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन विद्युतीय रूप से एक दूसरे से अलग होती हैं। तो ऑप्शन ए चुंबकीय रूप से अलग और विद्युतीय रूप से संबंधित नहीं, चुंबकीय रूप से जुड़ी हुई होती हैं। विद्युतीय रूप से अलग और चुंबकीय रूप से अलग नहीं, चुंबकीय ये भी गलत है। विद्युतीय रूप से संबंधित और चुंबकीय रूप से संबंधित
ये भी सी भी गलत है। विद्युतीय रूप से अलग और चुंबकीय रूप से संबंधित, हाँ ये सही है, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर जो हमारे पास है, ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां विद्युतीय रूप से तो अलग होती है, लेकिन चुंबकीय रूप से एक दूसरे से संबंधित होती हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। ट्रांसफार्मर दिए भार रहित करंट पूर्ण करंट का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो ये जो होता है ऑप्शन ए 0.2% से 0.5%, नहीं 12 से 15%, इतना भी नहीं होता, और 20 से 30% ये भी नहीं होता। तो ऑप्शन बी हमारे पास सही है, 2 से 5% होता है। किसी आदर्श ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन होता है, कितना होता है? तो 2% और 1%। ऑप्शन बी ऑप्शन सी तो गलत है, हमें सिर्फ बताना है ऑप्शन ए में से ऑप्शन डी में से। हम जानते हैं अच्छे ट्रांसफार्मर वही होता है जिसका वोल्टेज रेगुलेशन कैसा होता है, कम होता है। तो ऑप्शन ए 0%, ऑप्शन डी अनंत। तो हमारे पास ऑप्शन ए सही है, 0%। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता निम्नलिखित से अधिक होनी चाहिए। आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता तो वैसे तो 100% होनी चाहिए, लेकिन इसमें पूछा है किससे अधिक होनी चाहिए, तो हम बोलेंगे 95% से अधिक होनी चाहिए, इससे भी अधिक होना चाहिए, 90% से भी अधिक होना चाहिए, हाँ इससे भी होनी चाहिए, 80% से भी अधिक, हाँ इससे भी अधिक होना चाहिए। सबसे ज़्यादा अधिक कौन है? 98%। तो ऑप्शन सी हमारा सही है, इससे भी अधिक होनी चाहिए। होनी कितनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। नमी युक्त सिलिका जेल का रंग कैसा होता है? लाल होता है, गुलाबी होता है, भूरा होता है, सफ़ेद होता है। लाल नहीं होता, भूरा नहीं होता, सफ़ेद नहीं होता, होता कौन सा है? गुलाबी। तो ऑप्शन बी हमारे पास सही है। तो नमी युक्त सिलिका जेल का रंग कैसा होता है? गुलाबी होता है। अगर इसको यूज़ में लेना है तो हम क्या करेंगे? इसको धूप में सेक कर, धूप में सुखाकर इसको हम यूज़ में दोबारा से इसका रीयूज़ कर सकते हैं, या हम क्या करें 120 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको रोस्ट करके भी इसको यूज़ में हम ले सकते हैं। ट्रांसफार्मर का कौन सा भाग सर्वाधिक तापित होता है? तो ट्रांसफार्मर का सबसे ज़्यादा तापित होने वाला भाग कौन सा है? कोर है, ऑयल है, वाइंडिंग है, या फेम है? तो सबसे ज़्यादा तापित होने वाला जो भाग है ट्रांसफार्मर का वो है वाइंडिंग। ठीक है, अगर बाइंडिंग नहीं होता तो हम कोर पे भी जा सकते थे, क्योंकि कोर भी जो है वो भी तापित होने वाला भाग होता है, लेकिन अगर बाइंडिंग दे रखा है तो ऑप्शन सी हमारा सही है। ट्रांसफार्मर तेल का कार्य क्या होता है? ट्रांसफार्मर का जो तेल है वो उसका कार्य क्या होता है? तो हम जानते हैं ट्रांसफार्मर में क्या होता है, हीटिंग होती है। तो हीटिंग के कारण क्या होगा, उसका जो इंसुलेशन है वो ख़राब हो सकता है। तो ट्रांसफार्मर क्या काम करता है? शीतल का काम करता है और इंसुलेशन का काम करता है। तो ऑप्शन ए ही हमारा सही है। ऑप्शन बी भी गलत। केवल इंसुलेशन के लिए नहीं, केवल शीतलन के लिए भी नहीं करता। ट्रांसफार्मर के तेल के प्रज्वलन बिंदु को क्या कहा जाता है? तो ट्रांसफार्मर का जो प्रज्वलन बिंदु होता है वो होता है 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। इसे हम बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। क्या बोलते हैं? फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो फ्लैश फायर बिंदु बोलते हैं? नहीं। प्राथमिक बैंडिंग बोलते हैं? नहीं। इंसुलेटिंग बैंडिंग तेल बोलते हैं? नहीं। ऑप्शन डी हमारा सही है, फ्लैश बिंदु बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर तेल का न्यूनतम दीप्त बिंदु यानी फ्लैश पॉइंट कितना होता है, कितना होना चाहिए? 100% होना चाहिए, 120 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, 180 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अभी मैंने आप लोगों के लिए पिछले क्वेश्चन में बताया था कितना होना चाहिए, 140 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 देख लीजिए। जल्द ही मैं इसका पार्ट 3 लेके आऊँगा, इसलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।